स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो है असर्शन एंड रीजंस। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, और उस पर बेसिस रीजंस आपको दिए जाते हैं। हमें फाइंड करना होता है क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है क्या वो उसको एक्सप्लेन, जो स्टेटमेंट है उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। इस तरीके से हमसे पूछा जाता है और हमें आंसर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट एज एन असर्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या कहा गया है, दो स्टेटमेंट्स एक तरह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर किस तरीके से होते हैं, एक तो होता है असर्शन जिसमें क्या होता है, फैक्ट दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारा रीजन, जो क्या देता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट, जो फैक्ट है हमारा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन दिया जाता है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो होता है असर्शन और एक होता है हमारा रीजन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको सिर्फ ये फाइंड करना होता है क्या दोनों ही असर्शन जो दिया जाता है और जो रीजन दिया जाता है क्या ये दोनों ही करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर दोनों करेक्ट हैं, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द रीजन सपोर्ट्स द असर्शन। तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी अगर दोनों ही करेक्ट है, तो ये फाइंड करना होता है कि जो हमारे पास रीजन है क्या वो सही से एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है किसे, असर्शन को, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये फाइंड करना है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इस पर बेसिस क्वेश्चन आएंगे, हमें बस उसमें क्या करना है, उन्हें सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट आपको ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको ऊपर दिया गया है, असर्शन दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे रीजन भी आपको यहाँ पे गिवन है। असर्शन क्या है, जो स्टेटमेंट है, कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट दिया गया है वो क्या है, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जो जेम्स वॉट है क्या उसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि जेम्स वॉट ने क्या किया था, स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। It was invented to pump out the water from the flooded mines. क्या वो इन्वेंट हुआ था किस लिए, कि वो क्या करे, वाटर को पंप आउट करे फ्लडेड माइंस से। तो ये भी करेक्ट है। ऑफ कोर्स किस लिए हुआ था, वो जो इन्वेंट जो किया गया था स्टीम इंजन को, किस लिए किया गया था कि वो फ्लडेड माइंस में से वाटर को क्या करें, पंप आउट, वाटर को बाहर निकालें। तो ये जो हमारे पास रीजन है और असर्शन है दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि दोनों करेक्ट होने के बाद इफ बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो हमें ये भी पता करना है कि वो जो रीजन है वो फैक्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आप यहाँ देखेंगे जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन उसने इन्वेंट किया था। अब यहाँ बोला है इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, फ्लडेड माइंस में से पानी को बाहर निकालने के लिए। तो ऑफकोर्स इसीलिए इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको असर्शन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया गया है, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वुड मेल्ट द पोलर आइस। क्या कहा गया है कि जो लेवल इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बढ़ रहा है उसकी वजह से पोलर आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। जो आइस है नॉर्थ की तरफ, तो वो क्या है, पोलर जो आइस होती है क्या वो मेल्ट हो रही है उसकी वजह से, ऑफ कोर्स ये मेल्ट हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज पर, लेवल इंक्रीज होने पर पोलर आइस मेल्ट होती हैं। दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो क्या है, यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं रीजन की।
increased levels of carbon dioxide would increase the temperature. अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है, नीचे जो रीजन है वो क्या दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन. जो फैक्ट दिया गया है वो भी करेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज होने पर पोलर आइस क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है. ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है रीजन, ये कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का लेवल भी क्या हो जाता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये भी ट्रू है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ गए. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब हमसे ये भी एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमें ये भी पता करना है कि जो हमारा रीजन है वो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने पर, उसका लेवल इंक्रीज होने पर जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हमारा जो पोलर आइस है वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा. दैट मीन्स जो रीजन है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने पर पोलर आइस कैसे मेल्ट हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जैसी लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर का, इंक्रीज हो रहा है. और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. दैट मीन्स ये रीजन जो है वो स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ए और आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो आर है वो ए को पूरी तरह से करेक्टली वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर ए ऑप्शन है ये क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, जो ए है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए. अब यहाँ पे हमें असर्शन दिया गया है यूरेनियम कैन अंडरगो अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. यूरेनियम एक एलिमेंट है. ठीक है, अब क्या कहा गया है कि जो यूरेनियम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियस की फ्यूजन रिएक्शन होती है जहां पे फ्यूज होते हैं. ठीक है, जहां पर फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, वहां इस रिएक्शन में उस रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो यूरेनियम है वो इस्तेमाल में लिया जाता है. तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसमें यूरेनियम भी इस्तेमाल में आती है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है. अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की. यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस. यूरेनियम जो एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम का जो एटम होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और अनस्टेबल होता है. ठीक है, यूरेनियम इसका आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है अभी तक. ठीक है, तो यूरेनियम जो है उसका जो न्यूक्लियस, अगर उसका न्यूक्लियर जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो बड़ा है तो ऑफ कोर्स उस साइज में बिग होगा. और जितना ज्यादा साइज बड़ी होती है उतने ही न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो साइज का बिग साइज में होता है और वो अनस्टेबल होता है. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो गए. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. अब ये कहा जाता है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो रीजन जो दिया गया है क्या वो ऊपर जो हमारा असर्शन है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. तो आप देखोगे ये कहा कि यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काम आती है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं और वो वही फ्यूज होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं. जो ज्यादा अनस्टेबल होंगे वो ज्यादा ही क्या होंगे, फ्यूज होंगे. ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं तो उसमें वो एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस ही जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम जो है अनस्टेबल है सबसे ज्यादा, वो इसीलिए काम में आता है, तभी वो न्यूक्लियर फ्यूजन में रिएक्शन में वो काम आता है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो रीजन है ये ऊपर स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. दैट मीन्स हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, यहां पर दिया गया है assertion
क्या दिया गया है, बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। आपने जब आपकी एसिडिटी होती है तो आपने ये आप इनो लेते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और आप देखोगे कभी जो आपके घर में पकवान बनते हैं या कुछ भी बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो वो एक्चुअली क्या करता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारी जो एसिडिटी होती है उसे कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है, बेकिंग सोडा हेल्प रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। जो बेकिंग सोडा है वो स्टमक एसिडिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। दैट मीन्स ये ट्रू है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वो क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ पावरफुल नेचुरल क्लीनर। ये पावरफुल है और नेचुरल क्लीनर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये खुद ही अपने आप ही क्लीन करता है, हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा लेना नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, क्या दोनों जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो रीजन है वो ऊपर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो आप देखो जो यहाँ पर बेकिंग सोडा है वो नेचुरल क्लीनर है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, स्टमक की एसिडिटी जो होती है उसे क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। वो क्लीनर है, दैट मीन्स वो हमारा जो स्टमक होता है वो साफ करता है, ठीक है, उसको बिल्कुल साफ रखता है। दैट मीन्स वो क्लीनर है, इसीलिए वो स्टमक की एसिडिटी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा नीचे रीजन है वो ऊपर असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए, सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, रीजंस दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कुछ ऑप्शंस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है असर्शन, क्या दिया गया है, प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे रीजंस क्या दिया गया है, प्लांट्स कंटेन फाइकोएरिथ्रिन द ग्रीन पिगमेंट, यहाँ पे एक पिगमेंट का नाम दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं, जो पौधा होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है, तो वो होता है क्लोरोफिल, ना कि ये जो हमें दिया गया है फाइकोएरिथ्रिन, ये नहीं होता। दैट मीन्स ये जो हमारा रीजन है ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे ओनली कौन सा करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में असर्शन क्या दिया है, कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। आप देखोगे ज्वेलरी जो आप बनाते हो गोल्ड और सिल्वर की बनाते हो, कॉपर की तो बनाते ही नहीं हो, ठीक है। आप कुछ पता होगा कि जो सिल्वर होता है वो महंगा होता है, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा महंगा है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कॉपर से, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं रीजन की, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है वो किससे होती है, कॉपर की होती है, क्योंकि वैसे गुड कंडक्टर तो सिल्वर भी है बट कॉपर भी गुड कंडक्टर है, और उसी से क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं होता, थोड़ा चीप होता है, तो इसलिए उससे क्या होती है, वायर की कोटिंग कॉपर से की जाती है। तो दैट मीन्स कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है लेकिन सेकंड जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज रीजन इज ट्रू। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर वी स्वेट लेस इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जब क्लाइमेट हमारा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, मतलब उमस होती है, तो हमारा पसीना कम बहता है, ये उल्टा हो गया, जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ही हमें पसीना आता है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा हम पसीना जो होता है वो कम आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, जितना ज्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उतना ही ज्यादा पसीना आता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, स्वेट इवेपोरेट्स क्विकली इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो स्वेट होता है वो हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है, क्या ये करेक्ट है,
ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हॉट में और ह्यूमिड क्लाइमेट में पसीना भी ज़्यादा आता है और हमारा जो पसीना है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो रीज़न हमें दिया गया है वो भी इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए। सो इस बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं या नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, या नॉर्मल इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे सही रीजंस बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन क्या दिया गया है, डायमंड इज यूज फॉर कटिंग द ग्लास। जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है, ठीक है, वो अनब्रेकेबल होता है, ठीक है। तो इस दो डायमंड जो होता है वो ग्लास को कट करने के काम आता है, ठीक है। ग्लास को जब हम कट करते हैं तो डायमंड भी उसमें काम आता है। दैट मीन्स जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, असर्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हम यहाँ बात करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जितना ज्यादा डेंस हो, जो भी लिक्विड है या मेटल है, जितना ज्यादा डेंस होता है उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंस होता है, और वो जितना ज्यादा डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये रीजन है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। साथ में ये भी पता चलता है कि जो रीजन दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायमंड ग्लास को ब्रेक कर पाता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है इसलिए डायमंड हार्ड है, और हार्ड है इसलिए वो ग्लास को कट कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और साथ ही साथ जो रीजन हमें दिया गया है वो असर्शन जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पॉट कूल्स डाउन इन समर्स। आपने देखा होगा घर पे आपके मटकी रखी होती है, मिट्टी की बनी हुई, हम ज्यादातर दीपावली में भी लेकर आते हैं घर पे, उसकी पूजा वगैरह होती है, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे मटकी ज्यादा यूज में ली जाती है। फ्रिज वगैरह ये सब तो रहते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो नेचुरल जो ठंडा करती है वो कौन होती है, मटकी, ठीक है। नेचुरल पानी जो ठंडा होता है उसके अंदर आप पानी रखोगे गर्मियों के टाइम पर और उसे रख दोगे घर के अंदर तो वो ठंडा करती है पानी को। तो वो क्या यहाँ पे करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट कि वो पानी को क्या कर देती है, ठंडा अपने आप। द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पॉट, अर्थन मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो कूल्स डाउन इन समर, अपने आप ही समर में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द पोर्स व्हिच कॉजेस कूलिंग। जो वाटर होता है, पानी जो होता है वो उसके ऊपर से इवेपोरेट हो जाता है उसमें से, इसलिए वो ठंडी रहती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। दैट जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन रीजन यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये रीजन बिल्कुल है ही नहीं, ओके। चलिए आगे बात करेंगे हम, द बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे बोला है कि जो बल्ब होता है हमारा, जो बल्ब आपने देखा होगा घर पे लगा रहता है, आप जहां भी बैठे हो वहां पे बल्ब लगा होगा या ट्यूबलाइट लगी होगी। तो जो बल्ब होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक फिलामेंट होता है जिसकी वजह से वो बल्ब जलता है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो सिल्वर से बना होता है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सिल्वर का बना नहीं होता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, ठीक है। ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं ये आपके साइंस या एनवायरमेंटल ईवीएस वगैरह या सोशल स्टडीज इन सब पर बेसिस है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। आगे देखिए, सिल्वर डज नॉट मेल्ट, जो सिल्वर है वो मेल्ट नहीं होता है, ये सही है या गलत है,
ये बिल्कुल गलत है। सिल्वर मेल्ट होता है। आपने ज्वेलरीज देखी होंगी सिल्वर की, तो वो क्या होती है, मेल्ट होकर ही बनाई जाती है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर ढांचे में वो ढालने के लिए सबसे पहले उसे मेल्ट किया जाता है, ओके। चांदी के बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें पहले मेल्ट किया जाता है और फिर उसको जो भी उसको साइज है, जो भी इसको रूप देना होता है, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये भी हमारा जो रीजन है वो भी इनकरेक्ट है, तो सिल्वर मेल्ट होती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ओके। चलिए सो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वही इस लेक्चर में कंटिन्यू होने वाला है, दैट इज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं और उनके पर बेसिस रीजन हमें दिया जाता है। हमें सिर्फ ये फाइंड करना होता है क्या वो स्टेटमेंट और रीजन करेक्ट है, ठीक है, वो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर करेक्ट है तो वो जो रीजन है क्या वो उस असर्शन को, उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो बस यही हमें फाइंड करना होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे, उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर्स देन विंटर्स। हमें असर्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो होता है, ठीक है, जो फैक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, वो हमें ऊपर दिया गया है कि टेलीफोन की जो वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा टेलीफोन घर में पहले यूज होता था पुराने टाइम पे, अभी भी कई घरों में ये यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो उसके जो वायर्स होते हैं, ठीक है, तो ये कहा गया है कि वो सैग मोर इन समर देन विंटर। गर्मियों के टाइम पे वो सैग हो जाते हैं, दैट मीन्स वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंड करने लग जाते हैं, ठीक है, थोड़े लूज हो जाते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो टेलीफोन के वायर होते हैं वो सैग मोर इन समर्स देन विंटर, सर्दियों के कंपैरिजन समर में ज्यादा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन के बारे में। द वायर्स एक्सपेंड ड्यू टू हीट। जो वायर है वो हीट की वजह से क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब गर्मी की वजह से वो क्या करने लग जाता है, एक्सपेंड करने लग जाता है। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, असर्शन भी और रीजन भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये फाइंड करना कि जो रीजन दिया गया है क्या वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, जो असर्शन हमें दिया गया है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो आप ये देखिए, जो वायर होता है वो जो हीट की वजह से क्या करने लग जाता है, एक्सपेंड। और गर्मियों में क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो वायर्स होते हैं वो सैग होते हैं एज कंपेयर टू विंटर। दैट मीन्स किस वजह से, हीट की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट को, जो असर्शन है उसको बिल्कुल ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा ए वो करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड ऑफ एबोनाइट। यहाँ पर असर्शन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या दिया गया है, जो हैंडल होते हैं प्रेशर कुकर के, जो कुकर आप देखते हो घर में इस्तेमाल होता है किचन में, ठीक है, वही चीज है। तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एबोनाइट के बने होते हैं। तो ये ट्रू है, जिसके हैंडल होते हैं एबोनाइट के भी बने होते हैं, बॉक्साइट के भी बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एबोनाइट इज अ हार्ड मेटल विच डज नॉट ब्रेक इजिली। जो एबोनाइट होते हैं वो बहुत ही हार्ड क्या होते हैं, मेटल होते हैं जो इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। आप पहले बात ये देखिए कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्ड मेटल, एबोनाइट हार्ड मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, मतलब अगर आप तोड़ो तो टूट सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो रीजन है ये हमारा जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन जो हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। सो कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पर, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अर्थवॉर्म्स रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या बोला गया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, आपने देखा होंगे जमीन में कीड़े जो होते हैं रेंगने वाले, उन्हें अर्थवॉर्म्स कहते हैं,
ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्या वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इवन वो क्या कर देते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे आप किसी भी प्लांट्स के नीचे जाओगे, आप खोदोगे तो आपको कीड़े ना कहीं दिखेंगे, और उन अर्थवॉर्म्स की वजह से ही वो जो खेत है, जो भी वो जगह है, वो हरी भरी रहती है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, ना कि रिड्यूस करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला, ये तो क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करते। दूसरा यहाँ पे बात की गई है रीजन, दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस, वो जो सॉइल है उसको सॉफ्ट और पोरस बनाते हैं। ऑफ कोर्स वो वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो बिल्कुल सॉइल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है अलग अलग, ठीक है। वो पोरस होती है, पोरस मतलब उसमें छेद हो जाते हैं, बीच में एयर आ जाती है, साथ ही साथ वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो असर्शन है वो तो गलत है, बट जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, assertion is false but reason is true। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट्स देखनी है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, क्या वो सही है या गलत है, रीजन भी देखने हैं वो सही है या गलत है, और अगर है दोनों ही सही हैं तो क्या वो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। बस यही चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, असर्शन दिया गया है, अ फिश हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो फिश होती है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिससे आगे अगर कुछ भी चीज आ रही है वो किधर चली जाती है, इधर की तरफ, ठीक है। आपने देखी होंगी बोट्स वगैरह बनती है तो कुछ इस तरीके से होती है आगे। एरोप्लेन भी जब देखा होगा आपने, किस तरीके से होता है, आगे की तरफ वो इस तरीके से होता है, ताकि आगे से आने वाली जो हवा है वो क्या हो जाए, यहां से नीचे को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बॉडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है जो फिश होती है, मछली पानी में, तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रीमलाइंड होती है। आपने देखा होगा मछली कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी आगे से, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो इसका आगे का आप पोस्टर देखोगे वो कैसा है, स्ट्रीमलाइंड है। दैट मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, रीजन को देखते हैं हम यहाँ, द स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प फिशेस मूव फास्टर इन द वाटर। अब एक बात बताइए, जब एक इस तरीके का हो, आगे से एक पूरा फ्लैट सरफेस हो, तो आगे मूव किया जा सकता है नहीं, क्योंकि प्रेशर लगेगा आगे से पानी का। लेकिन अगर ऐसी बॉडी हो हमारी, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, तो क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो आगे का जो फोर्स प्रेशर जो लग रहा है वो किधर को चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इधर की तरफ को, तो इससे और तेज आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, फिश को फास्टर मूव करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अब दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट तो हैं, लेकिन अब ये बोला गया है नीचे जो रीजन दिया गया है, क्या वो ऊपर स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या दी है कि फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, क्यों होती है, ताकि वो क्या कर सके, वो जो बॉडी होती है वो फिश को तेज मूव करने, फास्टर पानी में फास्ट मूव करने के लिए मतलब क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है, इसलिए उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दैट मीन्स ये जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है, रीजन जो है, वो अच्छी तरह से असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, असर्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कॉजेज डेथ। क्या कहा गया है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया जाता है, मतलब अंदर लिया जाता है ज्यादा समय के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है,
डेथ हो जाती है। जो भी इंसान ज़्यादा समय के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड लेता जाता है, ठीक है, इनहेल करता है, उसकी एक टाइम बाद डेथ हो जाती है। ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होता है। अगर हम ज़्यादा समय तक उसका क्या करें, कंजप्शन करते रहें, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजन की। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। अब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में आकर हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी। अब ये फाइंड करना है क्या ये रीजन करेक्ट है, करेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑफकोर्स ये कर रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा समय तक लेने से डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, वो कंबाइंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इंसान की जो भी पर्सन ये ले रहा है वो क्या, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब दोनों ही करेक्ट हैं। साथ में रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे देखिए। टुडे द यूथ इन इंडिया लाइक वेस्टर्न डांस फॉर्म्स मोर देन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। स्टेटमेंट क्या दी है कि आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में जितने भी युवा हैं, यूथ है, वो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को ज़्यादा पसंद कर रही है एज कंपेयर टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ये ऑफ कोर्स सच है। आजकल आप जहाँ देखो वेस्टर्न डांस ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इंडियन क्लासिकल थोड़ा कम पॉपुलर है, लोग करते हैं, बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स आर लेस पॉपुलर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि आज की जो युवा हैं वो ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को करते हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैव स्ट्रॉन्ग बेस देन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ये कहा गया है कि जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स जो होते हैं उनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो बेस है इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी फिलहाल ये है कि वेस्टर्न डांस ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट जो बेस है इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग, फॉल्स हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस वजह से तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इस वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो करेक्ट है असर्शन, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन जो है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ग्रेन्स should be consumed without sprouting। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा चने जब आप भिगोते हो, ठीक है, रात को आपने भिगो दिए गर्म पानी में, लेकिन सुबह आप देखोगे तो उसमें से क्या निकल जाती है, ग्रीन ग्रीन उसके अंदर से निकल जाती है पत्तियां टाइप की, तो उन्हें हम बोलते हैं स्प्राउटिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ग्रेन जो होते हैं वो कंज्यूम बिना स्प्राउटिंग के कंज्यूम करना चाहिए। अब आप देखोगे जब सुबह नाश्ता करते हैं, वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जिन्हें अपनी डाइट की परवाह है ना, वो हमेशा स्प्राउटिंग ही खाते हैं, स्प्राउटिंग ग्रेन्स ही कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कंज्यूम विदाउट बोला गया है, तो ऐसा सही नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कंज्यूम करना चाहिए, स्प्राउटिंग ग्रेन्स ही कंज्यूम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बिना स्प्राउटिंग के से बेहतर तो क्या है, स्प्राउटिंग ग्रेन्स। तो यहाँ पर तो बोला है ग्रेन शुड बी कंज्यूम्ड विदाउट स्प्राउटिंग, बिना स्प्राउटिंग के कंज्यूम करना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल गलत है। आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। ओके,
अब बात करते हैं रीजन की। स्प्राउटिंग किल्स मैनी वाइटल न्यूट्रिएंट्स। जो स्प्राउटिंग होती है वो बहुत ही सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको क्या कर देती है, किल कर देती है, मतलब उनको रिमूव कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो स्प्राउटिंग होती है वो न्यूट्रिशन को बढ़ाती है, ठीक है, हमारी डाइट का न्यूट्रिशन और इंक्रीज करती है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ रीजन दिया गया है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हैं। दैट मीन्स हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए। सो इस तरीके से स्टेटमेंट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, रीजंस दिए जाएंगे, और आपको इसी तरीके से उनको चेक करना है और आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। गॉइटर इज मोर कॉमन इन पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन। जो गॉइटर एक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, मतलब नमक कम खाने की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है कहाँ में, माउंटेनियस रीजन में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। माउंटेन के जो ज़्यादा लोग हैं उनको ही ज़्यादा बीमारी, ये वाली गॉइटर की बीमारी होती है, ठीक है। तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। रीजन देखिए, द फूड ऑफ पीपल इन माउंटेन्स लैक इन आयोडीन। जो खाना होता है माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनका खाना जो होता है वो बहुत फीका टाइप का होता है। वहाँ मतलब नमक या मिर्च ये ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ठीक है। वहाँ अलग अलग तरह की वैरायटी के आपको सब्जियां मिल जाएंगी, फल मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे, सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, लेकिन वो नमक और मिर्च बहुत ही कम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड में अगर नमक में ही आयोडीन नमक होता है तो आयोडीन क्या होती है, बहुत ही कम होता है। तो फूड ऑफ पीपल इन माउंटेन, माउंटेन में जो लोग होते हैं उनके खाने में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ऑफ कोर्स ये सच है कि माउंटेन्स में कम नमक मिर्च खाते हैं, उनके आयोडीन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये फाइंड करना है कि क्या ये रीजन सही है जो सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आप यहाँ देखिए, माउंटेन्स के जो लोग होते हैं उनके फूड में जो आयोडीन की कमी होती है, लैक, ठीक है, लैक्स मतलब कमी जो होती है, ठीक है। तो माउंटेन एरिया में खाने में क्या होती है, कमी होती है आयोडीन की, और आयोडीन की कमी की वजह से ही गॉइटर बीमारी जो है यहाँ पर, ठीक है, गॉइटर बीमारी जो है वो कॉमन है माउंटेन के लोगों में। तो वहां पर नमक मिर्च कम खाते हैं, नमक कम खाएंगे तो आयोडीन की कमी होगी, इसी वजह से वहां पे जो गॉइटर डिजीज है वो बहुत ही कॉमन डिजीज है, ठीक है। तो मतलब ये रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। ओके, चलिए आगे देखिए, असर्शन क्या दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैल्शियम प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। यहाँ पे एक बीमारी दी गई है, एक डिजीज दी गई है यहाँ पर, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ बोला है जो कैल्शियम जो है वो प्रिवेंट मतलब रोकती है, मतलब बचाव करती है इस डिजीज से। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस को क्या करती है, रोकती है, बचाव करती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। अब बात करते हैं रीजन की। तो कैल्शियम इज फाउंड इन मिल्क, क्या ये सही है, दूध में कैल्शियम होता है। ऑफ कोर्स ये सुना हुआ है हमने, जितने भी आप ऐड देखोगे उसमें सब यही दिया जाता है कि कैल्शियम से भरपूर, मतलब उसमें कैल्शियम ज्यादा है। अब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब ये फाइंड करना है कि जो नीचे का रीजन जो दिया गया है स्टेटमेंट, क्या वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अब दूध में कैल्शियम है, मिल्क में कैल्शियम है, तो इस वजह से तो कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस को बचाव करता है। तो इसका तो कोई दोनों का लिंक ही नहीं है। बस ये कहा है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, और दूसरा कहा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किससे, कैल्शियम की वजह से उससे उसका बचाव होता है, मतलब इससे बीमारी को रोकता है। तो दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, मतलब दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू हैं, बट यहाँ पर जो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्फ।
इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दो तरीके के मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रबर, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आप यहाँ देखिए क्या बोला है, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्फ। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो करंट को अपने आप में से गुजरने नहीं देते, तो ये बिल्कुल सही है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, अपने आप में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ रीजन की, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। मेटल्स के पास होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स जो हैं उनके पास फ्री चार्जेस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और साथ ही साथ रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके पास, इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते जो फ्रीली चार्ज को क्या करे, कैरी करके लेके जा सके, इसीलिए वो अपने आप में से करंट फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ठीक है, और सही साथ ही साथ जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। तो आपका ये जो टॉपिक है वो इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है। मिलते हैं नई क्लास में न्यू लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।